हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनित क्लासेस। जैनित क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपका इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपका CGL 2020 के लिए ये क्लासेस चल रही हैं। तो आज आपका जो है लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम रूल्स पढ़ रहे हैं। कुछ रूल्स हमने कल लेक्चर 4 में कवर किया था और आगे की रूल्स को आज हम कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चारों लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर इन लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि आप जब तक इन लेक्चर को कंप्लीट नहीं करेंगे आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ आपको काफी सारे बेसिक्स वगैरह कवर करवाए हैं, तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर 1 से लेकर 4 तक आप लेक्चर देख लें। उसके बाद ही ये लेक्चर देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अगर आप आज ही इस चैनल से जुड़े हैं तो ये मेरे कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करना ही है, तभी आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगी, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये सारी बातें पता हैं। तो देखिए, जो आपका CGL का एग्जाम जो होता है वो टोटल आपका 700 मार्क्स का होता है। टोटल 1 से लेके 3 टीयर तक, मतलब कि 1, 2 और 3 जो तीनों टीयर आपके होते हैं उसमें टोटल आपके 700 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका टीयर 1 और टीयर 2 मिलाकर इंग्लिश का वेटेज जो होता है वो 250 नंबर का होता है। इसीलिए आपको इंग्लिश काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और देखिए, आगे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपनी तैयारी के दौरान आपको फॉलो करना ही है। जैसे कि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपने अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको अपना एफर्ट 100% रखना है अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखनी है। ये नहीं कि आपने जो आपका स्टडी का ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि आपका स्टडी का ग्राफ आप इस ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये ग्राफ में अंतर क्या है कि देखिए, आपका जो स्टडी का आवर है वो धीरे धीरे, जैसे कि आज आपने 2 घंटे की पढ़ाई की, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप धीरे धीरे 1 मंथ बाद, 1.5 मंथ बाद उसे 3 घंटे तक लेकर जाएं। ये मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। तो आपको धीरे धीरे अपने स्टडी आवर को बढ़ाना है जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा। ये नहीं कि आपने शुरू में खूब जोश में आकर अच्छे से पढ़ाई कर ली और 1 दिन 2 दिन अच्छे से पढ़ाई की या फिर 1 मंथ अच्छे से पढ़ाई की और फिर धीरे धीरे आपका जोश ठंडा हो गया और आप बिल्कुल नीचे चले गए। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये ग्राफ को फॉलो करना है, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। उसके बाद आप रिवीजन को आपको बिल्कुल साथ में रखना है। जैसे कि रिवीजन का आपका रूल क्या होना चाहिए, कैसा आपको रिवाइज करना है। देखिए, अगर आज ये लेक्चर 5 आप देख रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट देकर एक बार सारी चीजें एक बार अपने आंखों के नीचे से गुजार लेनी है। जैसे कि आपका 1 से लेकर 4 नंबर तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप उसे थोड़ा सा 10 से 15 मिनट देकर अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि पीछे की चीजें, जो आप इंसान का वो नेचर होता है कि वो आगे से पढ़ता है और पीछे से भूलता जाता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से रिवीजन करें। तो आप थोड़ा सा टाइम देकर 10 से 15 मिनट देकर आप इसे पीछे की चीजों को लेक्चर 1 से लेकर 4 तक अच्छे से रिवाइज कर लें। उसके बाद आप लेक्चर 5 देखें तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी ही करनी है। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ रूल्स मैंने आपको कल की क्लास में कवर किए थे, आज हम आगे की रूल्स देखते हैं। तो रूल नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, हाइपोनेटेड नाउन। जो कि हाइपोनेटेड नाउन आपका क्या हो गया, आपका हो गया जैसे कि 100 रुपी। तो ये आपका हाइपोनेटेड नाउन में आ गया। सेकंड एग्जांपल हो गया 5 स्टार। तो ये सारे जो आपके एग्जांपल हैं ये आपके हाइपोनेटेड नाउन के हैं। तो आपको क्या करना है, जो ये एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, ये हाइपोनेटेड नाउन को आपको प्लूरल बनाकर दिया जाएगा। जैसे कि आपको 100 रुपी ना देकर आपको 100 रुपीज दिया जाएगा, या फिर आपको 5 स्टार ना देकर आपको 5 स्टार्स दिया जाएगा। तो यही गलती आपको एग्जाम में पहचाननी है कि रूल आपका ये है कि जो आपका हाइपोनेटेड नाउन होता है उसके साथ आपका यूज होता है सिंगुलर फॉर्म, ना कि प्लूरल फॉर्म। हाइपोनेटेड नाउन में आपका कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। तो देखिए, यहाँ पे आपको हाइपोनेटेड नाउन क्या है, 2 रुपीज। तो रुपीज है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हाइपोनेटेड नाउन, तो यहाँ पे आपको एस लगा दिया गया, जबकि मैंने आपको यहाँ पे
क्लियर किया है कि आपका जो हाइफेनेटेड नाउन होता है उसके साथ आपका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता है। तो आपका जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स होगा। यहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म आएगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो देखिए आपका ये जो हाइफेनेटेड नाउन है ये क्या है, 5 स्टार्स। तो आपको ये भी पता ही है कि ये आपका हाइफेनेटेड नाउन के साथ आपका कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका 5 स्टार्स ना होकर आपका 5 स्टार होगा। तो ये जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। आपका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ चुका है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हाइफेनेटेड नाउन के विषय में। तो हम आगे की रूल देखते हैं। देखिए रूल नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है, आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, काफी कॉमन से वर्ड्स हैं। तो आपको सबसे पहले देखिए क्या है, ये आपका है सबसे पहला है कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर, जो कि हम हमेशा आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। आपका सेकंड हो गया पिक पॉकेटर। थर्ड हुआ आपका गुड नेम। फिर है बिग और स्मॉल ब्लंडर, ये स्ट्रॉन्ग ब्रीज। फिर आपका है बैड ड्रीम, उसके बाद है आपका प्रॉडी। तो ये सारे जो वर्ड्स है फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स हैं तो हम आम बोलचाल की भाषा में इसे यूज करते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो अगर आपको ग्रामर, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपको ग्रामर के रूल्स के हिसाब से दिए जाते हैं। ये नहीं कि आपने जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में यूज करें वैसे ही आपका वहाँ पे ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो सेंटेंस को करेक्ट करना होता है वो आपका ग्रामर के रूल्स के अनुसार करेक्ट करना होता है। और ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके ग्रामर के रूल्स के हिसाब से बिल्कुल गलत हैं। तो अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा तो आप अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ये समझेंगे कि ये तो बिल्कुल सही है और आप इसे सही टिक करके आएंगे, जबकि ये आपका होगा क्या, गलत। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका ये ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म क्या है। तो देखिए जो ये कजिन ब्रदर और या फिर कजिन सिस्टर है उसका हम सिंपली यूज करते हैं कजिन, ना कि कजिन और कजिन ब्रदर या फिर कजिन सिस्टर। तो आप ये यहाँ पे आपको मन में एक सवाल उठेगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हम सिर्फ कजिन बोलेंगे तो वो हम अपने भाई के बारे में बोल रहे हैं या फिर अपनी बहन के बारे में बोल रहे हैं। तो आपका जो सेंटेंस वहाँ पे फॉर्म होगा जो आपका उसके हिसाब से प्रोनाउन आएगा। तो अगर आप मेल के लिए यूज करें या मतलब कि आप अगर अपने भाई के लिए या फिर आप किसी दोस्त के लिए यूज कर रहे हैं तो आपका जो ये सेंटेंस सॉरी आपका जो सब्जेक्ट यूज होगा वो आपका ये मेल के अनुसार होगा। तो उसी के अनुसार आपका जो आप प्रोनाउन लेंगे इसके हिसाब से, तो आपका प्रोनाउन ही आपको ये बताएगा कि आप जो किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं या फिर अपनी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको प्रोनाउन से आपको पता चलेगा कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगर आप अपनी बहन के लिए बात कर रहे हैं तो अगर आप सी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके अनुसार आपका प्रोनाउन क्या आएगा, आपका हर आएगा। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि आप अपनी बहन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात आपको सेंटेंस से पता लगेगा कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं पिक पॉकेटर। तो पिक पॉकेटर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। आपका जो सही वर्ड होता है वो होता है पिक पॉकेट। उसी तरीके से आपका गुड नेम है। तो गुड नेम कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, नेम होता है या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, सिर्फ नाम होता है जो कि आपका यहाँ पे नेम होता है, गुड नेम नहीं होता। उसके बाद है बिग और स्मॉल ब्लंडर। ब्लंडर देखिए फ्रेंड्स अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। ब्लंडर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सिंपली ब्लंडर होता है। उसके साथ आपको बिग या स्मॉल इसी में आपका वो इंक्लूडेड है अगर आप ब्लंडर बोल रहे हैं तो। फिर है आपका स्ट्रॉन्ग ब्रिज। तो ब्रिज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये आपका यहाँ पे आपका होगा स्ट्रॉन्ग विंड होगा। और अगर आपको ब्रिज यूज करना है, अगर आपको ब्रिज के साथ यूज करना है तो ब्रिज आपका होता है माइल्ड या जेंटल ब्रिज होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग के साथ यूज करना है तो आपको विंड यूज होगा, अगर आपको ब्रिज के साथ यूज करना है तो आपका माइल्ड या फिर जेंटल यूज होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रिज एक साथ यूज नहीं होता है। उसके बाद आपका है बैड ड्रीम। तो बैड ड्रीम कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, इसका सीधा से इसका जो सही करेक्ट फॉर्म है वो होता है आपका नाइट मेयर। तो ये आपका होता है नाइट मेयर, इसका सही फॉर्म होता है। उसके बाद आपका है प्राउडी। तो प्राउडी कुछ नहीं होता है, इसका जो करेक्ट फॉर्म होता है वो होता है आपका प्राउड। ये आपका करेक्ट फॉर्म है। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके वो आम बोलचाल की भाषा में तो बिल्कुल सही है, लेकिन
अगर आप ग्रामेटिकली इसे देखें तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपको एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है, इन सारे वर्ड्स को एक बार मेमोराइज कर लेना है, इसे बार बार रिवीजन के थ्रू याद रखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि आपके ये कंफ्यूज वर्ड्स में आते हैं कि हम, जैसे कि आपका फ्लोर मीन्स भी फर्श होता है, ग्राउंड मीन्स भी फर्श होता है, तो आपको कहाँ पे किस वर्ड का यूज करना है तो ये आपको जानना है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लोर और ग्राउंड में जो मेनली अंतर होता है, जो जैसे कि हम पहले फ्लोर की बात करें तो फ्लोर हम उसे कहते हैं जो कि आप उसे हम फर्श कहते हैं। तो जो आपका जो जैसे कि आपका कमरा है, आपका कोई रूम है, तो आप जब रूम के फर्श की बात करते हैं तो उसे हम फ्लोर कहते हैं। लेकिन यही अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, जैसे आप किसी पार्क में चले गए या फिर और कहीं चले गए, तो वहां पे जो आपका जिस फर्श की आप बात करते हैं वो उसे आप उसके लिए आप ग्राउंड का यूज करते हैं। तो आप आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फर्श आपका वो हो गया जो आप कमरे में यूज करते हैं, कमरे के जमीन को आप फर्श कहते हैं, और जो ग्राउंड है वो आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं, खुले स्थान के नीचे जो आपकी जमीन होती है उसके लिए आप ग्राउंड वर्ड का यूज करते हैं। उसी तरीके से आपका है स्किल एंड टैलेंट, तो ये भी आपका कंफ्यूजिंग पेयर में आता है। तो देखिए स्किल एंड टैलेंट में अंतर क्या है। तो आपका जो स्किल है फ्रेंड्स, वो आपका क्या है कि जैसे कि आपने कोई पढ़ाने के लिए सीखा, आपके पास कोई अच्छी टीचिंग है, आपने टीचिंग, जैसे कि आप अगर टीचिंग की बात करते हैं तो ये टीचिंग एक स्किल है, क्योंकि आपने जन्म के साथ ही आपके अंदर ये हुनर नहीं आया, आपने अपनी प्रैक्टिस से धीरे धीरे उसे अच्छा इम्प्रूव किया है। तो जो आप अपनी प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव करते हैं या फिर प्रैक्टिस के थ्रू हासिल करते हैं उसे हम स्किल कहते हैं। लेकिन यही अगर आप टैलेंट की बात करें तो टैलेंट आपका नेचुरली जो आप बाय बॉर्न होता है, जैसे पैदा होने के साथ ही आपको टैलेंट मिलता है, तो वो आपका हो गया टैलेंट। जैसे कि ये आपको समझ में आया होगा कि स्किल आपका वो हो गया जो आप प्रैक्टिस के थ्रू हासिल करते हैं, और टैलेंट आपको बाय बॉर्न मिलता है जो आपको जन्म के साथ ही मिलता है। फिर आपका है यहाँ पे थर्ड वर्ड है इनवी, और ये इसी के साथ आपका आता है जेलसी। तो इनवी और जेलसी में क्या अंतर है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे देखिए सबसे पहले इनवी की बात करते हैं। इनवी हम उसे कहते हैं फ्रेंड जो अगर जैसे कि अगर कोई चीज है जो दूसरों के पास है और आपके पास नहीं है, तो वो जब दूसरों के पास है आपके पास नहीं है तब जो जलन होता है उसे हम उसके लिए हम एनवी वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन यही अगर जेलसी की बात करते हैं तो जेलसी ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पास अगर कोई चीज है, जैसे कि आपके पास कोई पैसे हैं, रुपए हैं, तो आपके पास वो आपके आपके खुद के पैसे हैं, लेकिन आपको डर है कि कहीं कोई और उसे आपसे चुरा ना ले, या फिर कुछ आपको देख के डर हो कि आपसे उसे कहीं खो ना जाए, या फिर ऐसा आप समझ सकते हैं। तो आपको ये जेलसी इसके लिए यूज होता है। एक इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे कि अगर कोई लड़का लड़की के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो अगर आपको कोई लड़का या लड़की को कोई दूसरा देखता है तो दूसरों ये पहले जो लड़का होता है फिर लड़की होती है उसे जलन होता है, तो इस सेंस में आप जेलसी का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको इनवी का यूज करना है तो आपको जो दूसरे के पास सामान है उसे देखकर आपको अगर आप जलते हैं तो वो आपके लिए इनवी, उसके लिए आपको यूज करना है। उसी तरीके से आपका फोर्थ वर्ड आता है इल्डर एंड ओल्डर। तो इल्डर क्या है फ्रेंड्स, इल्डर जो होता है आपका, वो आपका दोनों का मतलब ही बड़ा होता है। इल्डर या फिर ओल्डर दोनों का मतलब सेम ही होता है, बड़ा। लेकिन इसके यूज में क्या फर्क है कि इल्डर का यूज हम उसके लिए करते हैं जैसे कि हमारे खून के रिश्ते हो गए, जैसे कि हमारे अपने भाई बहन हो गए, तो उनके लिए अगर हमें यूज करना है तो हम इल्डर का यूज करते हैं। अगर हम अपने बड़े भाई बहन को बताना चाहते हैं कि वो आपसे बड़ा है तो आप उसके लिए इल्डर का यूज करते हैं। लेकिन यही अगर ओल्डर की बात की जाए तो इसका मतलब भी बड़ा ही होता है, लेकिन इसका जो मतलब होता है अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा है तब आप ओल्डर का यूज करते हैं। जैसा तो आप खून का रिश्ता वो है तो आपका वो इल्डर हो जाएगा। और उम्र में बड़े आप किसी को भी, बाहर के आदमी को भी, जैसे कोई सोसाइटी वगैरह के आप अपने फ्रेंड वगैरह जो आपसे बड़े हैं उनके लिए भी आप ये ओल्डर का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इल्डर आपका हो गया जो आपके खून के रिश्ते में आपसे बड़े हों, और जो ओल्डर है वो आपका यूज होता है जो आपके उम्र में आपसे बड़े हों। तो आपको ये चारों चीज, आपको चारों पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसमें और भी काफी सारे कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे चलकर एडजेक्टिव के पार्ट में आपको क्लियर करवाऊंगी, वहां आपको और ज्यादा अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी। तो आप ये चैनल पे अच्छे से बने रहें और शुरू से लेकर अंत तक सारे लेक्चर को फॉलो करें, तभी आपको फायदा होगा। ये नहीं कि आपने एक लेक्चर देख लिया और उसके बाद आपका
मोटिवेशन डाउन हो गया, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं किया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पूरे पेशेंस को रखकर आपको इन क्लासेस को अटेंड करना है। देखिए आगे हम रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो ये आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका पेयर है, स्कोर है, ग्रॉस है, स्टोन है, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन। ये सारे आपके कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके प्लूरल होते हैं। ये मीनिंग में तो आपके प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर इसके साथ हम डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो इसे हम इसका प्लूरल बनाकर यूज नहीं कर सकते। ऐसे हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे इसके साथ डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होता क्या है। तो ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एडजेक्टिव के चैप्टर में आपको काफी अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो आपको देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आपको अगर नॉन अच्छे से पढ़ना है तो आपको एडजेक्टिव थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपको एडजेक्टिव पढ़ना है तो आपको नॉन अच्छे से पता होना चाहिए, प्रोनाउन अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप किसी भी चैप्टर को मिस नहीं कर सकते अगर आपको अपना पूरा बेसिक्स क्लियर करना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जो आपका डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम डिफिनिट नंबर का यूज करते हैं, जैसे कि आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये सारे जो हम ये नंबर्स का ये वर्ड का यूज करते हैं ये आपके डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में आ जाते हैं। देखिए अगर हम इसके साथ ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके साथ अगर हम 1, 2, 3 कोई भी डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज कर देते हैं तो वहां पे आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए आई हैव 200 रुपीज ओनली। तो देखिए ये आपका क्या है, यहाँ था आप अगर डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देते हैं, मतलब कि 1, 2, 3 आप कुछ भी लगा देते हैं तो आप उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। मतलब कि आप इसे अगर आप इसके साथ आपने 1, 2 यहाँ पे लगाया है तो आप इसका 200 नहीं कर सकते, मीन्स आपका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म इसका नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल सही है। आई हैव 200 रुपीज ओनली। तो ये आपको याद रखना है कि आप अगर किसी इन वर्ड्स के साथ आप अगर ये डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देते हैं तो आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स। तो यहाँ पे देखिए 3 डजन है आपका, अगेन यहाँ पे आपने न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया है। तो आपको यहाँ पे डजन जो है, डजन आपका देखिए यहाँ पे शामिल है, कहाँ गया, यहाँ है। तो देखिए डजन है तो आप इसका डजन से यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपने डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज किया है, तो आप इसे यहाँ पे प्लूरल नहीं बना सकते। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। देखिए ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज। तो यहाँ पे आप देखिए 5000, यहाँ पे अगेन आपने न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज कर दिया है। तो आप 1000 को थाउजेंड्स नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप एस नहीं लगा सकते, ये आपका 5000 ही सही होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो एग्जाम्पल क्या है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहीं भी न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे 100 आपका, हंड्रेड्स के साथ एस आपका बिल्कुल सही है, 100 के साथ एस, तो ये आपका सही है। तो आप यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज। तो यहाँ पे आपका अगेन न्यूमरल एडजेक्टिव कहीं पे आपको दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे आपका मिलियन बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखिए आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। तो आपका यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव दिख रहा है लेकिन फिर भी आपका पेयर्स का यूज हुआ है। तो आप यहाँ पे पेयर्स का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसके साथ ऑफ लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे पेयर्स का यूज बिल्कुल सही है, जो कि क्योंकि आपने इसे ऑफ के साथ लिया है शूज को प्लूरल फॉर्म देने के लिए। उसके बाद हम आगे रूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि आपके सबसे पहले हम इन वर्ड्स पे फॉलो करते हैं, इन वर्ड्स को देखते हैं। देखिए टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप। तो ये सारे जो वर्ड्स है फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम में आपको कैसे दिए जाएंगे, आपको एग्जाम में दिया जाएगा टाउन्स आफ्टर टाउन्स, या फिर रोज अपॉन रोज देगा आपको, या फिर डोर्स टू डोर्स देगा, या फिर आपको किसी एक के साथ लगा देगा, जैसे कि शिप आफ्टर शिप्स दे देगा। तो ये आपको ऐसे करके एग्जाम में देगा, जो कि आपको बिल्कुल गलत है। एग्जाम में आपको ऐसे ही दे सकता है, जैसे कि आप टाउन्स अपॉन टाउन्स करके दे दे, या फिर ऐसे ही करके दे दे। तो आपको क्या करना है कि ये आपको गलत होगा। अगर आप किसी भी, जैसे कि आप कोई नाउन है या फिर नाउन है उसके साथ आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं, फिर अगेन आप उसके साथ नॉन यूज कर रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर है।
तो इसके साथ जब आप प्रीपोजिशन आपका बीच में होता है तो जो नाउन आता है वो आपका कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता, वो आपका सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है कि आप इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो आपको यहाँ से ये सेंटेंस आप बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे कि आपको देखिए यहाँ पे आफ्टर क्या है आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पे अपॉन क्या है आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पे टू आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पे आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है। तो देखिए प्रीपोजिशन के साथ आपका पहले क्या आया है नाउन, उसके बाद क्या आया है नाउन। तो आपका जो ये नाउन होगा वो फॉर्म, जो नाउन का फॉर्म होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये टाउन आफ्टर टाउन बिल्कुल सही है, उसके बाद रो अपॉन रो होगा सही, उसके बाद डोर टू डोर आपका सही होगा और उसके बाद शिप आफ्टर शिप सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर के थ्रू कि अगर आपको नाउन के साथ अगर आपको प्रीपोजिशन के आगे और पीछे दोनों अगर आपको नाउन लेना है तो वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। फिर देखिए ये देखिए यहाँ पे हम देखते हैं रूल नंबर 10। तो आपका ये देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो देखिए क्या है टीचर, स्टूडेंट्स, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन। तो इन सारे वर्ड्स को देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये जो सारे वर्ड हैं फ्रेंड्स आपके कॉमन जेंडर हैं। मैंने आपको जेंडर कवर किया ही है, तो अगर आप भूल गए हैं तो आप जाके पहले वो लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करें, फिर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको वहां पे बता दिया है तो मैं आपको यहाँ पे फिर से नहीं बताऊंगी। अगर आपको रिवाइज कर ये आपको समझना है इन चीजों को अच्छे से तो आप पहले वो लेक्चर को जाकर रिवाइज करें। उसके बाद देखिए आपका क्या है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके कॉमन जेंडर के हैं, मतलब कि आपका मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं। तो आपको इसके साथ कैसे प्रोनाउन वगैरह यूज करना है उसके लिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए आपको कैसे यूज करना एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। देखिए एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो अगर आप कॉमन जेंडर का यूज कर रहे हैं तो जो नॉर्मल केसेस होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल जो आपके सेंटेंसेस बनते हैं उसके साथ अगर हम कॉमन जेंडर का यूज करते हैं तो उसके साथ हम जो प्रोनाउन लेते हैं वो हमेशा ये उसके साथ हम जो प्रोनाउन लेते हैं वो हम हमेशा मैस्कुलिन लेते हैं। मतलब कि हम अगर आपका कुछ भी हो, लीडर हो, टीचर हो, कोई भी आपका कॉमन जेंडर का हो आपका, तो उसके साथ हम ये प्रोनाउन लेते हैं वो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में लेते हैं। हम जैसे कि हमें हमेशा यहाँ पे हिज ले सकते हैं, हर हम नहीं ले सकते क्योंकि आपको यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर ही लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम मतलब कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो जो जैसे लीडर है तो वो लेडी लीडर है या फिर टीचर है तो वो टीचर मेल लीडर है या फिर फीमेल लीडर है। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो जहाँ पे अगर लीगल मैटर आता है, जैसे कि अगर आपको कहीं पे लीगल आपको कुछ ये यूज करना है तो वहां पे आपको स्पेसिफाइड कर दिया जाता है कि वहां पे आपको स्पेशल बता दिया जाता है कि ये लेडी के लिए यूज हो रहा है। आगे कुछ और ये वर्ड डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जैसे कि देखिए ये आपको बुक में और भी काफी सारे मिल जाएंगे लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ले लिए हैं। तो आप नीतू मैम वगैरह की बुक देख सकते हैं, वहां पे आपको काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स और भी मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल सबसे पहला वर्ड क्या है, अ क्रू ऑफ सेलर्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो वर्ड है इनका इसी तरीके से यूज होता है। अगर आपको इनका इन वर्ड्स का कहीं पे यूज करना है सेंटेंस में तो ये इसी फॉर्म में ही यूज होंगे। जैसे देखिए क्या है आपका अ क्रू ऑफ सेलर्स, तो आपका ये ऐसे यूज होगा। अ क्राउड और मॉब ऑफ पीपुल, क्राउड मीन्स भीड़ होता है, मॉब मीन्स भी भीड़ ही होता है। तो आपका देखिए अ क्राउड और मॉब ऑफ पीपल, या फिर अ हार्ड ऑफ कैटल, आपका हो गया हार्ड मीन्स झुंड होता है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, फ्लावर्स इटीसी, कुछ भी कीज आप कुछ भी ले सकते हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक्स और हे मीन्स होता है आपका सूखी घास, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका होता है अ कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो आप जैसे कि आपका ये नॉन का लेक्चर पूरा चल रहा है, सीरीज चल रहा है, तो उसी तरीके से इसके साथ हम जो यूज करेंगे सेंटेंस में वो क्या होगा, अ कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो ये हम ऐसे याद रखते हैं, कुछ वर्ड्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं और ये एज इट इज सेंटेंस में यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज नॉन का एक लेक्चर आपको और बच रहा है जो कि मैं आपको कल दूंगी। उसके बाद आगे के पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि आपने रूल्स तो पढ़ लिया और अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे रूल्स बेकार हैं। तो आपको क्वेश्चन में उसे अप्लाई करने के लिए भी आना चाहिए। तो मैं एक लेक्चर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको आपने इन रूल्स को तो पढ़ लिया लेकिन आपको इन रूल्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको एरर को
फाइंड करना है, सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, तो ये आपको मैं वहां से बताऊंगी। तो आपका एक लेक्चर और आपका कॉन्सेप्ट वाइज नाउन का बच रहा है, जो कि मैं आपको कल दे दूंगी। क्योंकि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये काफी मतलब कि एक सफिशियंट है। अगर आप इससे ज्यादा की उम्मीद करते हैं या फिर इधर उधर और भाग रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में इतने से ही क्वेश्चन आता है। अगर आप इन सारे रूल्स को ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये तो अभी सिर्फ एक चैप्टर है, आपको काफी सारे चैप्टर, आप जब पूरा ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके पास कम से कम 100 से 150 रूल आपके पास आ जाएंगे। तो इसे ही याद रखना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ज्यादा इधर उधर ना भागें, जो आपका एग्जाम में आता है सीधा आप उसी के हिसाब से पढ़ाई करें, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। बाकी दुनिया में पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उसे पढ़ते रहिए, कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो पढ़ने से आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है। तो हम आगे की लेक्चर कल कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे बिल्कुल लाइक करें, और चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार आप जरूर चेक करें। वहाँ पे आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग काफी सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के बिल्कुल रिलेवेंट है। तो ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।